सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के लिए खौफनाक और सस्पेंस से भरी हुई कहानी लेकर आया हूं, वह भी कार ड्राइवर के बारे में। कहानी बहुत ही डरावनी है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक भी करना। और दोस्तों, कमेंट करके हमें जरूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी। और आप अपना नाम भी लिखना और यह भी बताना कि आप किस शहर से मेरी वीडियो को देख रहे हो। और फिर मेरे आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों के नाम बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मैं अभी भी उस रात को भूल नहीं पाया हूं जब मैं एक दूर दराज के गांव की सड़कों पर ड्राइव कर रहा था। मेरा नाम रवि है और मैं पेशे से एक टैक्सी ड्राइवर हूं। उस रात मुझे एक आदमी ने बुकिंग की थी जो देर रात 12 बजे एक सुनसान सड़क पर खड़ा था। वह आदमी दिखने में कुछ अजीब सा था। उसके कपड़े मैले कुचैले थे और उसकी आंखें गहरे अंधकार में चमक रही थीं। उसने मुझे एक गांव का नाम बताया और कहा कि उसे वहां पहुंचने की बहुत जल्दी है। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और हम सन्नाटे भरी सड़कों पर चल पड़े। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, सड़कों पर घना कोहरा छाने लगा और चारों ओर का दृश्य धुंधला होने लगा। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन मैंने ध्यान केंद्रित रखने की कोशिश की। उस आदमी ने कोई बात नहीं की, बस अपनी घड़ी को बार बार देखता रहा। अचानक उसने मुझे एक पगडंडी पर मुड़ने को कहा। मैंने बिना कुछ सवाल किए उसकी बात मानी और पगडंडी पर गाड़ी मोड़ ली। रास्ता बेहद संकरा और डरावना था। घने पेड़ों के बीच से होकर गुजरते हुए मुझे लगने लगा कि हम कहीं फंस सकते हैं। कुछ दूर जाने के बाद वह आदमी अचानक चिल्लाया, "यहां रोको!" मैंने तेजी से ब्रेक लगाए और गाड़ी रोक दी। वह बिना कुछ कहे गाड़ी से उतर गया और अंधेरे में गायब हो गया। मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाकर कुछ मिनट इंतजार किया। जब वह वापस नहीं आया तो मैंने गाड़ी को रिवर्स करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। चारों ओर घना अंधेरा और खामोशी थी। तभी गाड़ी के पीछे कुछ हलचल सी हुई। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा तो वहां कोई दिख नहीं रहा था। मेरी सांसें रुक सी गईं और पसीने की बूंदें मेरे माथे पर छलक आईं। तभी गाड़ी के शीशे पर अचानक खून की छींटें पड़ने लगीं। मैंने तेजी से मुड़कर देखा तो गाड़ी के पीछे वही आदमी खड़ा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं और उसके हाथ में एक बड़ी दरांती थी। मैं डर के मारे कांपने लगा और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। गाड़ी किसी तरह स्टार्ट हो गई और मैंने पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबा दिया। वह आदमी मेरी गाड़ी के पीछे दौड़ रहा था, लेकिन धीरे धीरे पीछे छूट गया। मैंने तेज गति से उस जगह को छोड़ दिया और वापस शहर की ओर बढ़ने लगा। जब मैं शहर में पहुंचा तो मैंने राहत की सांस ली, लेकिन मेरी गाड़ी का फ्यूल खत्म होने वाला था। इसलिए मैंने एक पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोकी। पंप के कर्मचारी ने मेरी गाड़ी की हालत देखी और पूछा, "भाई साहब, आप इतनी रात को कहां से आ रहे हो?" मैंने उसे पूरी कहानी बताई। वह सुनकर हैरान रह गया और बोला, "आपने किस्मत वाले हो जो बच गए। उस रास्ते पर कुछ साल पहले एक आदमी का मर्डर हुआ था और कहा जाता है कि उसकी आत्मा वहां भटकती है।" मुझे यह सुनकर झटका लगा और मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने पेट्रोल भरवाया और घर की ओर रवाना हुआ। उस रात के बाद मैंने कभी भी उस गांव की ओर जाने का विचार नहीं किया। आज भी जब मैं उन सड़कों पर से गुजरता हूं तो वह आदमी और उसकी खौफनाक आंखें मेरे मन में जीवित हो उठती हैं। वह रात मेरे जीवन की सबसे डरावनी और यादगार रातों में से एक थी। उस रात के बाद मैं काफी दिनों तक अपने काम पर नहीं गया। मुझे बार बार उस आदमी का चेहरा और उसकी खौफनाक आंखें याद आती रहीं। मेरी नींदें उड़ गई थीं और हर रात मुझे वही डरावने सपने आते थे। मैं जानता था कि मुझे इस डर से उबरना होगा, लेकिन कैसे, ये समझ नहीं आ रहा था। कुछ दिनों बाद मेरे दोस्त राकेश ने मुझे एक मंदिर चलने का सुझाव दिया। उसने कहा, "रवि, वहां जाओगे तो मन शांत हो जाएगा। शायद तुम्हें कुछ शांति मिले।" मैंने उसकी बात मान ली और अगले दिन हम दोनों मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर के पुजारी ने मेरी कहानी सुनी और कुछ ताबीज और हवन सामग्री दी। उन्होंने कहा,
यह आत्मा अभी भी भटक रही है और शायद उसने तुम्हें अपना संदेश देने की कोशिश की है। तुम इस हवन को घर पर करोगे तो तुम्हें शांति मिलेगी। मैं पुजारी की बात मानकर घर लौट आया और राकेश की मदद से हवन किया। उस हवन के बाद मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई। मैंने सोचा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरे डर का अंत अभी बाकी था। एक रात जब मैं अपने घर में सो रहा था, अचानक मेरी आंख खुल गई। मुझे अपने कमरे में किसी की उपस्थिति का एहसास हुआ। मैंने चारों ओर देखा पर कुछ नहीं दिखा। तभी मुझे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और कमरे के एक कोने में एक परछाई दिखी। वह वही आदमी था जिसे मैंने उस रात देखा था। उसकी आंखें लाल और गुस्से से भरी हुई थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें वापस आना होगा, मेरे काम अधूरे हैं। मेरा दिल तेज धड़कने लगा और मैं हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी और मैं पसीने से तरबतर हो गया। सुबह होने पर मैंने राकेश को सब कुछ बताया। उसने सुझाव दिया कि हमें फिर से उस जगह जाना चाहिए जहां वह घटना हुई थी, ताकि हम पता लगा सकें कि वह आत्मा आखिर चाहती क्या है। मैं बहुत डरा हुआ था, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई और राकेश के साथ उस स्थान पर जाने का फैसला किया। रात होते ही हम उस रास्ते पर गए जहां मैंने उस आदमी को छोड़ा था। जैसे ही हम वहां पहुंचे, हमने चारों ओर देखा। अंधेरे में वही डरावनी खामोशी थी। तभी अचानक हमें एक हल्की रोशनी दिखाई दी। हमने देखा कि वह आदमी फिर से हमारे सामने खड़ा था। इस बार उसकी आंखों में गुस्से के बजाय दर्द और दुख था। उसने हमें इशारे से एक दिशा में चलने को कहा। हम उसके पीछे पीछे चलते गए। कुछ दूर जाने पर हमें एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी दिखी। उसने हमें अंदर चलने का इशारा किया। जब हम अंदर गए तो वहां एक पुराना ट्रंक पड़ा था। उसने इशारे से ट्रंक खोलने को कहा। हमने ट्रंक खोला तो उसमें पुराने कपड़े, किताबें और एक डायरी मिली। डायरी में उस आदमी की कहानी थी। वह गांव का एक सीधा साधा आदमी था जिसे कुछ लोगों ने झूठे आरोप में फंसाकर मार दिया था। उसकी आत्मा न्याय चाहती थी। हमने उस डायरी को गांव के मुखिया और पुलिस को दिखाया। जांच के बाद असली अपराधी पकड़े गए और उस आदमी को न्याय मिला। उसके बाद उसकी आत्मा ने हमें धन्यवाद कहा और हमें शांति से जाने दिया। उस घटना के बाद मेरा मन शांत हो गया। मैंने फिर कभी उस रास्ते पर जाने का विचार नहीं किया, लेकिन उस रात ने मुझे एक सबक सिखाया। कभी कभी आत्माओं को भी न्याय की जरूरत होती है और जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता, वे भटकती रहती हैं। उस घटना के बाद मैंने अपने काम में लौटने की कोशिश की, लेकिन मन में एक गहरी चोट थी जो समय के साथ धीरे धीरे ठीक हो रही थी। मैंने अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया ताकि मन की बेचैनी कम हो सके। एक दिन मेरी गाड़ी में एक बूढ़ी औरत बैठी। उसने गांव जाने की बात कही और मुझे अचानक फिर से उस रात की याद आ गई। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, माँ जी, आप किस गांव जा रही हैं? उसने गांव का नाम बताया और वह वही गांव था जहां वह खौफनाक घटना घटी थी। मैं हिचकिचाया, लेकिन फिर भी गाड़ी स्टार्ट कर दी। रास्ते में बूढ़ी औरत ने बात शुरू की। उसने कहा, बेटा, मैंने सुना है कि तुमने उस आत्मा को न्याय दिलाया। उसके बाद से गांव में सब कुछ बदल गया है। लोग अब रात को भी बाहर जाने से नहीं डरते। उसकी बातें सुनकर मुझे थोड़ा संतोष मिला। जब हम गांव पहुंचे तो वह औरत मुझे अपने घर ले गई। वहां उसके परिवार के लोग भी थे। उन्होंने मेरा स्वागत किया और मुझे धन्यवाद दिया। उस रात गांव वालों ने मेरे सम्मान में एक छोटा सा आयोजन किया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा काम किया हो। आयोजन के बाद जब मैं वापस लौटने की तैयारी कर रहा था, तभी गांव का मुखिया मेरे पास आया। उसने मुझे एक पुराना सुंदर ताबीज दिया और कहा, यह ताबीज हमारे गांव की सुरक्षा का प्रतीक है। इसे हमेशा अपने पास रखना। मैंने ताबीज को धन्यवाद के साथ स्वीकार किया। वापस लौटते समय मैंने देखा कि वह रास्ता जो कभी मेरे लिए डरावना था, अब शांत और सुंदर लग रहा था। उस रात की यादें धुंधली हो रही थीं और मुझे एक नई उम्मीद का एहसास हो रहा था। मैंने सोचा, शायद अब मेरे जीवन में भी शांति आ जाएगी। अगले कुछ महीनों में मेरी जिंदगी फिर से सामान्य हो गई, लेकिन वह ताबीज मैंने हमेशा अपने पास रखा। धीरे धीरे मेरे काम में भी सुधार आया और मैं फिर से पहले जैसा ही खुश रहने लगा। लेकिन एक रात जब मैं घर लौट रहा था,
मैंने देखा कि ताबीज अचानक से चमकने लगा। मुझे लगा कि कुछ अजीब हो रहा है। तभी सड़क के किनारे मुझे एक औरत खड़ी दिखी। वह दिखने में बेहद दुखी और परेशान लग रही थी। मैंने गाड़ी रोकी और उससे पूछा, क्या हुआ? आपको कहीं छोड़ दूं? उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे उस पुराने मंदिर तक छोड़ दो। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और हम मंदिर की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में उसने अपनी कहानी बताई। वह भी उसी गांव की थी और उसके साथ भी अन्याय हुआ था। उसकी आत्मा भी न्याय चाहती थी। मैंने उसे मंदिर पहुंचाया और वहां पुजारी से मिलवाया। पुजारी ने उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उस औरत ने मुझे धन्यवाद कहा और धीरे धीरे गायब हो गई। मैंने राहत की सांस ली और सोचा कि शायद मेरी जिंदगी का मकसद अब आत्माओं को शांति दिलाना ही है। उस दिन के बाद मैंने कई ऐसी आत्माओं की कहानियां सुनी और उन्हें न्याय दिलाने की कोशिश की। अब मेरी गाड़ी सिर्फ लोगों को उनकी मंजिल तक नहीं पहुंचाती, बल्कि भटकती आत्माओं को भी शांति की ओर ले जाती है। और हर बार जब भी ताबीज चमकता है, मैं जान जाता हूं कि कोई आत्मा मदद की पुकार कर रही है। मेरी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही, लेकिन इसमें एक नया उद्देश्य और अर्थ जुड़ गया है। हर आत्मा को न्याय दिलाने के बाद मुझे एक अद्भुत संतोष मिलता है और अब मैं जानता हूं कि मेरी यह यात्रा सिर्फ सड़कों पर नहीं, बल्कि आत्माओं के साथ भी है। एक रात जब मैं अपने छोटे से घर में सो रहा था, अचानक ताबीज फिर से चमकने लगा। मुझे तुरंत समझ में आ गया कि कोई और आत्मा मदद मांग रही है। मैंने जल्दी से कपड़े पहने और गाड़ी लेकर बाहर निकल पड़ा। जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा, मुझे एक दिशा का आभास हुआ, मानो ताबीज मुझे रास्ता दिखा रहा हो। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और ताबीज की चमक के अनुसार ड्राइव करने लगा। सड़कों पर सन्नाटा था और चारों ओर घना अंधेरा। कुछ देर बाद मैं एक पुराने उजड़े हुए हवेली के सामने पहुंचा। हवेली देखकर ही रूह कांप उठी, मानो उस जगह पर कोई गहरा राज छिपा हो। मैंने गाड़ी रोकी और हिम्मत जुटाकर हवेली की ओर बढ़ा। दरवाजे पर पहुंचते ही दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। दीवारों पर धूल जमी थी और फर्श पर पुरानी चीजें बिखरी पड़ी थीं। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे पर पड़ा। अचानक एक धीमी सी सिसकी सुनाई दी। मैंने चारों ओर देखा, पर कोई नजर नहीं आया, लेकिन सिसकियां लगातार तेज होती जा रही थी। मैं उस आवाज का पीछा करते हुए हवेली के ऊपर वाले माले पर पहुंचा। वहां एक कमरे में एक औरत की परछाई दिखी। उसकी आंखों में दर्द और निराशा थी। उसने मुझे देखते ही कहा, कृपया मेरी मदद करो। मेरा नाम सुनीता है और इस हवेली में मेरी आत्मा कैद है। मेरे पति ने मुझे धोखे से मार दिया और मेरे सारे गहने और धन चुरा लिया। मैं न्याय चाहती हूं। मैंने सुनीता की बात सुनी और उससे वादा किया कि मैं उसे न्याय दिलाने की कोशिश करूंगा। मैंने तुरंत पुलिस को फोन किया और हवेली के अंदर की स्थिति बताई। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और सुनीता के पति को गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान पता चला कि सुनीता के पति ने वास्तव में उसे मारकर उसके सारे धन और गहने हड़प लिए थे। सुनीता को न्याय मिला और उसकी आत्मा ने मुझे धन्यवाद कहते हुए शांति से विदा ली। इस घटना के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि मेरा जीवन अब सिर्फ एक साधारण ड्राइवर का नहीं रहा। अब मेरी जिम्मेदारी उन आत्माओं की मदद करना थी जो अन्याय का शिकार हुई थी और जो न्याय की तलाश में भटक रही थी। मैंने अपने इस नए मकसद को अपनाया और आत्माओं की मदद करने के इस सफर को जारी रखा। हर रात जब भी ताबीज चमकता, मैं तुरंत अपनी गाड़ी में बैठता और उस आत्मा की मदद के लिए निकल पड़ता। मेरे इस नए सफर में मैंने कई आत्माओं की कहानियां सुनी और उन्हें न्याय दिलाने की कोशिश की। इन आत्माओं की मदद करने से मुझे एक अद्भुत संतोष और खुशी मिली, जो किसी भी भौतिक सुख से कहीं अधिक थी। समय बीतता गया और मेरे इस नए जीवन का उद्देश्य और भी गहरा होता गया। मेरी गाड़ी अब सिर्फ एक वाहन नहीं, बल्कि न्याय की यात्रा का प्रतीक बन गई थी और मैं एक साधारण ड्राइवर से एक आत्माओं का मार्गदर्शक बन गया। मेरी यह यात्रा अंतहीन थी, लेकिन हर आत्मा की मदद करने के बाद मुझे यह एहसास होता था कि मैंने अपने जीवन का सच्चा मकसद पा लिया है और इस तरह मेरी जिंदगी की हर रात एक नई कहानी, एक नया संघर्ष और एक नया न्याय का सफर बन गई। मेरी यात्रा जारी थी
और मैं हमेशा तैयार था उन आत्माओं के लिए जो न्याय की तलाश में मेरी मदद मांग रही थीं। मेरे नाम अजय है और मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूं। उस रात को, जैसा कि हर रात होता है, मैं अपने ट्रक में एक लंबी यात्रा पर निकला था। मेरी ड्यूटी थी कि मैं एक छोटे से गांव से माल लेकर बड़े शहर में पहुंचाऊं। मुझे रात के समय यात्रा करना पसंद था क्योंकि तब सड़कें खाली होती हैं और मैं तेजी से अपनी मंजिल तक पहुंच सकता हूं। उस रात भी मैं अपने ट्रक में अकेला था। चारों तरफ घना अंधेरा था और आसमान में बादल छाए हुए थे। मुझे पता था कि बारिश कभी भी हो सकती है। ट्रक का इंजन गुनगुनाते हुए सड़क पर दौड़ रहा था। मेरे पास एक थर्मस में कॉफी थी और मैं गाने सुनते हुए अपने सफर का आनंद ले रहा था। जब मैं जंगल के पास पहुंचा तो अचानक मेरा ट्रक अजीब आवाज करने लगा। मैंने सोचा शायद इंजन में कुछ गड़बड़ हो गई है। मैंने ट्रक को किनारे पर रोका और बाहर निकला। जैसे ही मैंने ट्रक का बोनट खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया जिसने मेरी रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सी सिहरन भर दी। मैंने बोनट के अंदर देखा तो कुछ भी असामान्य नहीं लगा। मैंने सोचा शायद कुछ छोटा मोटा मसला है जो खुद ही ठीक हो जाएगा। मैं वापस ट्रक में बैठा और इंजन चालू किया। ट्रक ने फिर से अजीब आवाज करना शुरू कर दी। अब मुझे थोड़ा डर महसूस होने लगा था। मैंने फैसला किया कि मैं थोड़ी देर और इंतजार करूं और फिर देखूं कि आगे क्या करना है। जैसे ही मैंने ट्रक की हेडलाइट्स बंद की, मैंने देखा कि सड़क के दूसरी तरफ एक धुंधली सी परछाई खड़ी थी। वह परछाई धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने जल्दी से ट्रक की हेडलाइट्स चालू की, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने खुद को समझाया कि यह मेरी आंखों का धोखा है। मैंने गहरी सांस ली और फिर से ट्रक चलाने की कोशिश की। ट्रक चल पड़ा, लेकिन मेरे मन में अजीब सा डर बैठा हुआ था। मैंने सड़क पर ध्यान केंद्रित किया और चलना शुरू किया। थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे एक पुराना टूटा फूटा घर दिखा। उस घर के बाहर एक औरत खड़ी थी। वह सफेद साड़ी में थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसने हाथ उठाकर मुझे रुकने का इशारा किया। मुझे उसकी हालत देखकर दया आई और मैंने ट्रक रोक दिया। क्या हुआ बहन? मैंने खिड़की खोलकर पूछा। भैया, मेरी मदद करो। मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है और मुझे उन्हें अस्पताल ले जाना है, उसने कांपते हुए कहा। मैंने उसे ट्रक में बिठा लिया और पूछा, कहाँ है तुम्हारे पति? बस यहीं पास में, एक छोटे से पुल के नीचे, उसने बताया। मैंने ट्रक को मोड़कर उस दिशा में चलाना शुरू किया। जब हम उस पुल के पास पहुंचे तो उसने मुझे रुकने के लिए कहा। वो नीचे हैं, उसने इशारा करते हुए कहा। मैं ट्रक से उतरा और पुल के नीचे देखने लगा। वहां कोई नहीं था। मैंने उसे देखा, लेकिन अब वह गायब हो चुकी थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं ट्रक की तरफ भागा और तेजी से इंजन स्टार्ट किया। ट्रक ने एक झटके के साथ चालू हुआ और मैं वहां से भाग निकला। जब मैं सड़क पर वापस आया तो मैंने देखा कि वही औरत फिर से सड़क के किनारे खड़ी थी। इस बार उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक हंसी थी। मैंने स्पीड बढ़ाई और वहां से तेजी से गुजर गया। कुछ ही दूरी पर मुझे एक और ट्रक खड़ा मिला। उसके ड्राइवर ने मुझे रुकने का इशारा किया। मैंने ट्रक रोका और बाहर निकला। क्या हुआ भाई? मैंने पूछा। मेरे ट्रक का टायर पंचर हो गया है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? उसने कहा। मैंने उसकी मदद करने के लिए हामी भरी और हम दोनों मिलकर टायर बदलने लगे। तभी उसने मुझसे पूछा, क्या तुमने यहां किसी औरत को देखा है? मेरे दिल में डर फिर से लौट आया। हाँ, देखी थी, मैंने जवाब दिया। वो औरत नहीं, एक भूत है। वह कई ड्राइवरों की जान ले चुकी है। इस रास्ते पर उसके साथ कभी भी कुछ अच्छा नहीं हुआ। तुमने बहुत बड़ी गलती की उसे ट्रक में बिठाकर, उसने कहा। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने जल्दी से टायर बदला और उससे विदा ली। अब मैं डर और बेचैनी के साथ ट्रक चला रहा था। मैंने स्पीड बढ़ाई ताकि जल्दी से जल्दी इस डरावनी जगह से बाहर निकल सकूं। अचानक ट्रक का इंजन बंद हो गया। मैं बीच सड़क पर अकेला था और चारों तरफ घना अंधेरा था। मैंने कोशिश की, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने मुड़कर देखा तो वही औरत मेरे पीछे खड़ी थी। उसने अपनी भयानक हंसी के साथ कहा, तुम यहां से नहीं जा सकते। मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए। मैंने हिम्मत जुटाकर ट्रक के दरवाजे बंद किए और इग्निशन की चाबी घुमाई। ट्रक ने एक जोर का झटका लिया
और स्टार्ट हो गया। मैंने पूरी स्पीड से ट्रक चलाना शुरू किया। अब मुझे सिर्फ अपनी जान बचानी थी। जैसे ही मैंने शहर की सीमा पार की, सब कुछ सामान्य लगने लगा। मैं सुरक्षित महसूस करने लगा और मेरी दिल की धड़कन सामान्य हो गई। मैंने राहत की सांस ली और अपनी यात्रा जारी रखी। उस रात के बाद मैं कभी उस रास्ते से नहीं गया। अब जब भी मैं किसी ड्राइवर से मिलता हूं, उसे उस भयानक रास्ते और उस औरत की कहानी जरूर सुनाता हूं। यह कहानी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है, ताकि कोई और मेरी तरह उस डरावनी रात का शिकार न बने। जब मैंने शहर की सीमा पार कर ली, तो मैं काफी थका हुआ महसूस कर रहा था। मैंने सोचा कि थोड़ा आराम करना जरूरी है, ताकि मैं अगले दिन फिर से सफर के लिए तैयार हो सकूं। मैंने एक ढाबे पर ट्रक रोका और अंदर जाकर चाय पीने लगा। ढाबे का मालिक एक बुजुर्ग आदमी था, जिसने मुझे देखते ही पहचान लिया कि मैं काफी परेशान हूं। क्या बात है बेटा, बहुत थके हुए लग रहे हो, उसने पूछा। मैंने उसे पूरी घटना बताई। वह ध्यान से सुनता रहा और जब मैंने अपनी कहानी खत्म की, तो उसने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गए। वह औरत इस रास्ते पर कई सालों से भटक रही है। कहते हैं कि उसके पति का इसी पुल के नीचे एक्सीडेंट हुआ था और तब से उसकी आत्मा शांति नहीं पा सकी। मैंने उसकी बातों को गंभीरता से सुना और मन में एक अजीब सा डर बना रहा। मैं थोड़ी देर और ढाबे पर रुका और फिर से सफर पर निकल पड़ा। अब मैं हर जगह ध्यान से देखता, हर अजीब आवाज पर चौकन्ना हो जाता। कुछ दिनों बाद मुझे फिर से उसी गांव से माल लाने का ऑर्डर मिला। मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं फिर से उस रास्ते पर जाऊं, लेकिन काम तो काम होता है। मैंने हिम्मत जुटाई और फिर से उसी रास्ते पर निकल पड़ा। रात के समय जब मैं फिर से उसी पुल के पास पहुंचा, तो ट्रक ने फिर से वही अजीब आवाजें करना शुरू कर दिया। मेरे हाथ पसीने से भीग गए थे, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने ट्रक को किनारे पर रोका और बाहर निकला। इस बार मैंने ट्रक की हेडलाइट्स चालू रखी। जैसे ही मैं बोनट खोलकर देखने लगा, मुझे फिर से वही ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। मैंने तुरंत अपनी जेब से टॉर्च निकाली और चारों तरफ रोशनी डाली। इस बार मुझे पुल के नीचे कुछ हलचल दिखाई दी। मैं ध्यान से देखने लगा और देखा कि एक परछाई धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने तुरंत ट्रक का बोनट बंद किया और ट्रक की ओर भागा। जैसे ही मैंने ट्रक का दरवाजा खोला, एक जोर की आवाज आई, रुको। मैंने मुड़कर देखा तो वही औरत खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और वह गुस्से में थी। तुम यहां से नहीं जा सकते, उसने भयानक आवाज में कहा। मैंने तुरंत ट्रक स्टार्ट किया और तेजी से वहां से निकल पड़ा। ट्रक की स्पीड बढ़ा दी और मेरे मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, इस जगह से जितना जल्दी हो सके निकल जाना। जैसे ही मैंने फिर से शहर की सीमा पार की, मुझे कुछ सामान्य महसूस होने लगा। लेकिन इस बार मैं जानता था कि मैंने कुछ अनजाने में उस औरत की आत्मा को परेशान कर दिया था। मैंने फैसला किया कि अब मैं कभी इस रास्ते पर नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगले कुछ दिनों तक मैं नॉर्मल ट्रक रूट्स पर ही रहा, लेकिन उस घटना ने मेरे दिल और दिमाग पर गहरा असर छोड़ा था। मैं हर रात उस औरत के चेहरे और उसकी भयानक हंसी को याद करता। मेरे सपनों में भी वही डरावनी घटनाएं आती। एक दिन मेरे एक साथी ड्राइवर से मेरी मुलाकात हुई। उसने बताया कि उसने भी उसी रास्ते पर कुछ अजीब देखा था। हमने मिलकर फैसला किया कि हम उस रास्ते पर फिर से जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस औरत के साथ क्या हुआ था। हमने एक प्लान बनाया और अगले ही दिन उस रास्ते पर निकल पड़े। इस बार हम दोनों साथ थे और हमने कुछ सुरक्षा इंतजाम भी किए थे। जब हम उस पुल के पास पहुंचे, तो हमने ट्रक रोका और दोनों बाहर निकले। हमारे पास टॉर्च, कैमरा और कुछ धार्मिक प्रतीक थे। हमने पुल के नीचे जाकर देखा तो वहां एक पुरानी टूटी फूटी गाड़ी पड़ी थी। गाड़ी के अंदर हमें एक कंकाल मिला, जिसके पास एक फोटो थी। फोटो में वही औरत और उसका पति था। अब हमें समझ में आ गया कि वह औरत आखिर क्यों भटक रही थी। हमने गाड़ी और कंकाल को पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आकर उस जगह की जांच की और कंकाल को निकालकर उचित संस्कार किया। हमने उस औरत की आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना की और फिर से अपने सफर पर निकल पड़े। उस दिन के बाद से मैंने फिर कभी उस औरत को नहीं देखा, लेकिन उसकी कहानी और उस डरावनी रात का अनुभव मेरे जीवन का एक हिस्सा बन चुका था। अब जब भी मैं किसी नए ड्राइवर से मिलता हूं, उसे इस कहानी के बारे में जरूर बताता हूं। यह कहानी एक चेतावनी है,
ताकि कोई और ड्राइवर उस रास्ते पर बिना जानकारी के न जाए और सुरक्षित रह सके। समाप्त यह कहानी अजय की यात्रा, उसके अनुभव और डरावनी रात की यादों के बारे में थी। ये एक चेतावनी है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और अज्ञात खतरों से बचना चाहिए। दोस्तों चलो देखते हैं कि कल की वीडियो में किस किस ने कमेंट किया था। असम पहले नंबर पर है, जाइद दूसरे नंबर पर है, राकेश तीसरे नंबर पर है, महेश चौथे नंबर पर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।